नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज हमारे साथ मेहमान हैं बीजेपी के राज्य प्रवक्ता अवधूत वाघ जी। हम इनसे महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर ही चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भाजपा की इस समय जो है, क्योंकि चुनाव का माहौल है, इस समय विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, तो भाजपा की जो स्थिति है लोकसभा के बाद, जिस तरह से भाजपा एक तरह से बैकफुट पे आ चुकी है, उसके बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सबसे पहले कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से रिजल्ट आए हैं उसका मुख्य कारण क्या है और उसको सुधारने के लिए बीजेपी और शिंदे सेना मिलकर किस तरह का आगे का टारगेट कर रही है, किस तरह वोटरों को जो है अपनी तरफ खींचने के लिए प्रयास कर रही है। अवधूत जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपने हमको समय दिया, उसके लिए आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। सर, ये बताइए कि जो इस समय स्थिति है महाराष्ट्र की, जो इस समय स्थिति है उत्तर प्रदेश की, जो देखा जाए तो इस समय बीजेपी एक तरह से बैकफुट पे आ गई है और जो विधानसभा के चुनाव है, कुछ ही 1-2 महीने में चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर जो एक कार्यकर्ताओं में जो उत्साह देखने को थोड़ा फीका लग रहा है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। आप क्या देख रहे हैं? देखो, लोकसभा का चुनाव के नतीजे 4 जून को आ गए, उसको अभी 1.5 महीना हो गया है। हम उससे बाहर निकल चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी एकमेव पार्टी है जो दिन चुनाव समाप्त होता है उसके दूसरे दिन वो अगले चुनाव के लिए काम पे लगती है। 24/7 काम करने वाली जो पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र में अक्टूबर 15 के दरमियान विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना जी एक जगह और दूसरी जगह शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिल्लक सेना और कांग्रेस साथ मिलकर काम करेगी। एक बात सच है कि जो अपेक्षा हमारी थी लोकसभा में वो नहीं हुई। उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है जो फेक नैरेटिव कांग्रेस और इंडिया आघाड़ी ने तैयार किया था, उसका बहुत ही बड़ा फटका हमें मिला। हम लोग कामयाब नहीं हुए कि वो फेक नैरेटिव रोकने के लिए। इट हैज़ पेनिट्रेटेड टू द ग्राउंड, लोगों के अंदर तक चला गया और वो इतना गहरा था, संविधान बचाओ का इतना गहरा पेनिट्रेशन था कि हम लोग उसके ऊपर नहीं आ पाए। ये तो पहली महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का नाता 1986-87 से है, जब हमने पहले एक उपचुनाव में साथ दिया था, और 1990 से लेके आज तक 2014 का एक इलेक्शन छोड़ेगा तो हम लोग हमेशा साथ थे। इसके लिए जिसको मिलाप कहते हैं तो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का था। उसके बाद में अचानक अजित दादा पवार की एंट्री आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग उसमें बहुत उसको अच्छा नहीं समझते थे और जो मिलाप हुआ तीनों पार्टी का उस समय कम समय था, इसके लिए अच्छी तरह से नहीं हुआ। ये जो खामियां हैं वो हम लोग ये विधानसभा में दूर करेंगे और तीनों पार्टी साथ में आकर इलेक्शन लड़ेंगे। देखा है कि लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जा रहा था कि रिजल्ट के पहले की शरद पवार जी की पार्टी, उद्धव जी की पार्टी तोड़ी गई है और नेता एकदम खत्म हो चुके हैं, यानी कि विपक्ष में कोई बचा ही नहीं है। लेकिन परिणाम कुछ और अलग आए। लेकिन अब आगे की जो तैयारी है वो किस तरह, क्योंकि विपक्ष ने दिखा दिया कि हम जो है आपसे कम नहीं है और हम आपसे आगे हैं। लेकिन विधानसभा का रणनीति अलग होती है, एक एक सीट का काफ़ी, एक एक वोट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी जैसे लाडली बहना का जो मामला आया सामने की, लाडली बहना लॉन्च किए महाराष्ट्र में, इसमें पूरा क्रेडिट शिंदे साहब को जा रहा है। अभी तक बीजेपी अपनी तरफ से कुछ जो है लोगों को लुभाने के लिए अभी तक कुछ सामने नहीं आई, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ये सरकार काम कर रहा है और सरकार के मुखिया शिंदे साहब है। जब सेंटर से कोई स्कीम आती है जी, तो सेंटर की स्कीम प्रधानमंत्री के नाम पे आती है, राज्य की स्कीम मुख्यमंत्री से आती है, मुख्यमंत्री कोई भी होने दो उसके नाम पे स्कीम जाती है। ये सरकार की स्कीम है और इस सरकार के स्कीम का फ़ायदा सरकार की तरफ से इलेक्शन लड़ने वाले सभी पार्टियों को मिलेगा। लेकिन इसका फ़ायदा मिलाने के लिए और मिलने के लिए हमने स्कीम नहीं लाई है। स्कीम लाई है सचमुच जो गरीब महिलाएं हैं उनको उनका सक्षमीकरण होने दो, इसके लिए स्कीम लाई है और मुझे लगता है करोड़ों से ज़्यादा महिला इसका लाभ लेगी। विधानसभा को देखने के लिए क्या खास तैयारी रखा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। क्योंकि देखा है तो फडणवीस को लेके भी कुछ चीज़ें सामने आ रही है। उनको जो है भारतीय जनता पार्टी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी
लोड दे सकती है, उनको यहाँ से राज्य से हटा सकती है, और एक तरह से ब्राह्मण का जो उनके ऊपर ठिकरा लगा है और बीजेपी के ऊपर, उसको भी दूर करने की कोशिश कर रही है। ये सब चीज़ें जो चल रही है, इसके पीछे क्या राजनीतिक उद्देश्य? पहली बात ऐसी है कि आज के तारीख में आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के नेता है जी। ये जो इलेक्शन है वो भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र जी के नेतृत्व में ही लड़ेगी। शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ेगी और राष्ट्रवादी ऑफ कोर्स अजय दादा के नेतृत्व में लड़ेगी। लेकिन ये लड़ते समय तीनों भी नेता साथ में आकर निर्णय लेके अलग अलग रैलियां लेंगे और अपने अपने कार्यकर्ताओं को महायुति को जिताने के लिए कोशिश करेंगे। आपने पूछा है हमारी तैयारी क्या है। जो लोकसभा में हमारी हार हुई है, उस हर लोकसभा में हमारे बहुत प्रमुख नेता जाकर उनके कार्यकर्ता, उधर के प्रमुख कार्यकर्ताओं से उन्होंने राय ली है, मशवरा किया है, देखा है रीजनिंग्स क्या है, क्यों हम लोग फेल हो गए, उसका इन्फॉर्मेशन हमने लिया है एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरी बात ऐसी है कि 288 विधानसभा में हम एक संवाद यात्रा ले रहे हैं। आदरणीय देवेंद्र जी, सब मिनिस्टर्स, महाराष्ट्र के अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुळे जी, हमारे सर चिटनीस और सभी बड़े नेता ये हर विधानसभा में जाके, गली में जाके, नुक्कड़ में जाके, लोगों के घर तक पहुंच के हम लोग एक जन जागरण का काम करने वाले हैं। 1 महीने में वो समाप्त होगी और 1 महीने के बाद, वो समाप्त होने के बाद विधानसभा की तैयारी में हम लोग लग जाएंगे। लेकिन एज फार एज ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न, भारतीय जनता पार्टी का संगठन ये सबसे मजबूत और बड़ा संगठन है। वार्ड से लेके, बूथ से लेके, पन्ना प्रमुख से लेके आज भी हमारी स्थिति सभी पार्टियों से अच्छी है। देखा जाए तो राष्ट्रवादी का आपने जिक्र किया, तो राष्ट्रवादी पार्टी को लेकर जो है काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभी हाल ही में भुजबल जी पवार साहब से मिले, अजीत दादा की पत्नी सुनेत्रा पवार जी भी कल उनसे मिली। तो एक तरह से कयास लगाया जा रहा है कि अजीत दादा को हो सकता है कि बैक टू पवेलियन जाए, या पवार साहब के साथ में ज़्यादा वो कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे, या महायुति में उनको जो है लोग एक्सेप्ट, भले नेता एक्सेप्ट कर ले लेकिन पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ये सब चीज़ें क्या सही मायने रखती है इसमें? आज के तारीख में तीनों पार्टी जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी साथ में। कल क्या होगा कहने के लिए मैं तो ज्योतिषी नहीं हूँ, किसी के मन में क्या है वो बताने के लिए मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। लेकिन मुझे एक बात मालूम है कि चलो फेल हो गया, लेकिन 80 घंटे के लिए आदरणीय देवेंद्र जी और अजीत दादा ने, शरद पवार चाहते थे कि नहीं चाहते थे उन्हें मालूम, लेकिन एक सरकार लाई थी 4 बरस पहले। उद्धव ठाकरे जी की सरकार आने के पहले जो 80 घंटे के लिए जो मिनिस्ट्री बनी थी, 2 दिन का, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए जो बनी थी, उसमें तो अजीत दादा थे। और वो फेल होने के बाद, वो मिनिस्ट्री, वो सरकार फेल होने के बाद वापस 3 बरस के बाद वापस अजीत दादा को पार्टी के साथ लाया, उसका अपना एक अलायंस बनाया। यह निर्णय जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है वो बड़ा सोच समझ कर लिया होगा। मुझे नहीं लगता किसी के मन में आया और वो निर्णय लिया। एक दफ़े मिस्टेक हो सकती है, वापस मिस्टेक तो राजकारण में इतने बड़े लेवल पे नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि अजीत दादा पवार हमारे साथ रहेंगे। ये पार्टी के हाईकमांड का निर्णय है और उनको साथ में लेकर जाएंगे। बहुत सारे ऐसे मतदार संघ है जहां अजीत दादा पवार के आमदार अपने ताकत पे हमारे मदद से जीत के आ सकते हैं। मनोज जरांगे को कितना सीरियस ले रही है बीजेपी इस समय विधानसभा चुनाव के लिए? क्योंकि लोकसभा में ऐसा कहा जा रहा है कि मराठवाड़ा सहित कई जगहों पर जो है मराठा आरक्षण का मुद्दे की वजह से जो है सीटें कम हुई है बीजेपी की। क्या विधानसभा में मनोज जरांगे को सीरियसली लिया जा रहा है? अभी इसमें मनोज जरांगे जी ने खुद कहा है कि यदि मराठा आरक्षण का विषय यदि समाप्त ही नहीं होता तो मैं सभी जगह इलेक्शन लड़ूंगा। अभी वो इलेक्शन लड़ते हैं, कौन उम्मीदवार खड़े करते हैं, उनको कैसा कौन साथ देता है, ये भी देखना चाहिए। देखो, एक पोलराइजेशन नाम की एक चीज़ होती है। जैसा कि
100% तो मराठा नहीं है, 50% भी नहीं है, 50% से कम है, समझो मान के चलो 20% 30% मराठा है। उस जो मराठा है वो सभी क्या मनोज जरांगे के साथ है, ऐसा कहने की कुछ कारण नहीं है। तो यदि मराठा लोगों का ध्रुवीकरण होगा तो नॉन मराठा लोगों का भी ध्रुवीकरण हो सकता है। जैसे कि आपने देखा कि कुछ कुछ जगह हिंदुओं का पोलराइजेशन हुआ और बीजेपी जीत गई, वैसा मुस्लिमों का भी पोलराइजेशन हुआ और इंडिया आघाड़ी जीत गई। तो ये पोलराइजेशन कौन से क्षेत्र में होता है और कौन कौन मजबूती से खड़ा होता है, इसके ऊपर एक चित्र होगा। लेकिन मैं जात पात के राजनीति पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। इसके लिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता आरक्षण का विजय बाजू में रखकर अपने को अच्छा सुशासन प्रशासन देने वाले सरकार को जिताएगी, भले उनको जो लगे हो। लेकिन जात और पात का विषय से हटकर यदि राज्य के प्रगति के लिए यदि देखना है तो उस प्रकार से विचार होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ अपने वीडियो में कि उद्धव ठाकरे को लोग बीजेपी जो है क्या सोचती है? क्या लगता नहीं कि एक हिंदू वोट जो है एक हमारे से टूट गया है और वो साथ में रहना चाहिए, क्योंकि इतने साल से अलायंस थी और कुछ चीज़ों की वजह से वो दूर चले गए। तो राजनीति है, कभी भी कोई भी वापसी करता है, कभी भी कोई टूट जाता है। तो क्या बीजेपी इस पर विचार कर सकती है कि उद्धव जी के साथ में रख अलायंस किया जाए बाद आगे? नहीं, आज का जो राजकारण है वो वोलाटाइल है जी, और वेग भी है, थोड़ा विचित्र भी है। इसके लिए मैंने जैसे कहा कि कल क्या होगा बोल नहीं सकता। उद्धव जी हमेशा कहते हैं, और कल भी उत्तर पीठ के शंकराचार्य जी उनके घर में आए थे, उनको आशीर्वाद देके गए। सॉफ्ट हिंदुत्व की उद्धव जी भी बात कर रहे, मुंबा देवी में अजान की स्पर्धा भी ले रहे, माथे पे तिला भी लगा रहे और जालीदार टोपी भी लगा रहे हैं जी। तो ऐसी विचित्र स्थिति में उद्धव जी है। उद्धव जी ने ही तय करना चाहिए कि उनका आगे का रास्ता बाला साहेब ठाकरे ने दिखाए हुए रास्ते से जाए या शरद पवार ने दिए हुए रास्ते से जाए। यदि आज भी उद्धव जी समझते हैं कि बाला साहेब ठाकरे ने दिए हुए रास्ते पे उन्हें जाना चाहिए, तो बाला साहेब ठाकरे ने दिए हुआ रास्ता भाजपा तक ही आता है। बिल्कुल। तो उन्होंने डिसाइड करना चाहिए कि कौन से रास्ते पे वो जाना चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर होना यदि यही उनका ख्वाब है तो मैं उनको मेरी ढेर सारी शुभेच्छा देता हूं और जय महाराष्ट्र भी कहता हूं। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो क्या कहेंगे कि 2024 अक्टूबर में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा महाराष्ट्र का? शिंदे साहब तो इस समय हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्या आप देख रहे हैं? अगर बीजेपी बड़े संख्या में चुन के आती है तो? मुझे नहीं लगता है कि महायुति में संख्या के आधार पर मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। बिहार में हम लोग नीतीश बाबू के से काफ़ी आगे थे, लेकिन हमने नीतीश बाबू को चीफ मिनिस्टर बनाया है। हर राज्य में नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले जो होते हैं वही मुख्यमंत्री होते। भारतीय जनता पार्टी में निस्संदेह देवेंद्र जी है, शिवसेना के आदरणीय शिंदे जी है, शरद अजीत दादा एनसीपी का जो है उसमें अजीत दादा है। ये तीनों में से कोई भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। लोगों के हाथ में है, लोग किसको आशीर्वाद देते, किसको वोट देते, किसके वो आते हैं। पहले तो हमने जीतना चाहिए और जीतने के बाद मुझे लगता है हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है तथा हमारे महाराष्ट्र के नेतृत्व है, सब समंजस है, सबको मालूम है, परिस्थिति ज्ञात है। इसमें तो डाउट नहीं है कि बीजेपी सबसे बड़ा ज़्यादा सीट लेके चुनाव लड़ेगी, इसमें तो डाउट नहीं है। तो सबसे ज़्यादा सीट लेके अगर बीजेपी चुनाव लड़ेगी तो सबसे ज़्यादा सीट बीजेपी की ही आएगी। तो ऐसे में बीजेपी और शिवसेना के साथ में तो सत्ता बनाएगी, तो उस समय सीएम की बारी आएगी। तो क्या लगता है कि कम सीट पे भी शिंदे साहब को ही सीएम बनाया जाएगा, ऐसा लगता है? आज के तारीख में भी हम 103 है जी और शिंदे जी 40 है जी। आज भी शिंदे जी मुख्यमंत्री तब की परिस्थिति अलग है। तो हम राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, राज्य के हित के लिए, देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए जी हम काम करते हैं। हम इलेक्शन लड़ते हैं, ना कि किसी को चीफ मिनिस्टर बनने के लिए हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं। हम व्यक्ति केंद्रित पार्टी ही नहीं है। देवेंद्र जी फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए पार्टी लड़ेगी नहीं ना, और चंद्रशेखर जी बावनकुळे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए पार्टी लड़ेगी। पार्टी हमारा जो ध्येय है
वो ध्येय को प्राप्त करने के लिए हम इलेक्शन लड़ेंगे और हमारी जो पॉलिसीज है पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। और जो जीतने के बाद जो पॉलिसीज अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर सकता है और जिनको संसदीय सदस्यों का एमएलए का सबसे ज्यादा पाठिंबा है वो तो मिनिस्टर बनेगा ही, उसमें कुछ दो राय नहीं है। धन्यवाद सर। तो ये थे अवधूत वाघ जी जो भाजपा के राजकीय प्रवक्ता है। हम इनसे चर्चा कर रहे थे महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में और खासकर बीजेपी का जो रणनीति है विधानसभा चुनाव की तैयारी है उसके बारे में हम चर्चा करें। तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, आप इस चर्चा के ऊपर आपकी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए, ऐसी चर्चा के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद अवधूत जी, आपने समय दिया बहुत। थैंक यू श्याम, धन्यवाद। थैंक यू।